हेलो। हाँ सर, कंटिन्यू रहे। हाँ, तो वही मैं कहता हूँ कि पहले इन सबको जज करना पड़ेगा, तब इसमें कुछ सुधार हो सकती है। हम निराशावादी नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से लोग ये रोज जकड़ते जा रहे हैं सरकार माने हमारे एजुकेशन पद्धति को, अगर इस तरह से छोड़ दिया जाए तो नई पॉलिसी का 20 नई पॉलिसी बने, देश सुधरने के मान में नहीं है। हुँ, बिल्कुल सही सर आपकी जो पीड़ा है निश्चित रूप से सही है और देश की जो शिक्षा व्यवस्था है वह कहीं न कहीं इसी समस्या से ग्रसित है। हमारे बीच में 2 हैंड रेज़ और हुए हैं। प्रोफ़ेसर अनिल प्रसाद सर बहुत देर से हैंड रेज़ कर रहे हैं। उनका भी कोई क्वेश्चन है? सर, आपका कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। जी नमस्कार। आप सब लोगों अरे का प्रणाम 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 प्रणाम। प्रणाम। सब लोगों का बहुत-बहुत आभार कि आप लोगों ने बुलाया और इतना बढ़िया डिस्कशन चल रहा है। हम ये कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं। अंकित राज जी अ, ने जो मुद्दा उठाया है, वो बहुत वैलिड है और उसी के संबंध में हम कहना चाह रहे हैं। पिछली बार भी मैंने कहा था कि जब सिलेक्शन होता है तो उसमें कॉम्पिटेंट टीचर का सिलेक्शन होना चाहिए। उसके साथ-साथ टीचर ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है, वो कह रहे हैं कि किताबों में क्रिएटिविटी के विकास के लिए बहुत अच्छी सामग्री है, लेकिन टीचर में वो सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन या सेंस ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट डेवलप नहीं है। तो इस समस्या का समाधान कैसे होगा? जब टीचर खुद अपने को अपडेट नहीं करेंगे और अपने को एम्पावर नहीं करेंगे, एनरिच नहीं करेंगे, तो और समय के साथ-साथ नहीं चलेंगे जिससे कि विद्यार्थियों का ये हो का डेवलपमेंट हो, तो इस समस्या का समाधान कैसे होगा? पहला तो मेरा एक बिंदु ये है। दूसरी बात ये है जो प्रोफ़ेसर तिवारी जी ने कहा कि जो राजनीतिज्ञ हैं, वो कॉम्पिटेंट नहीं हैं और कोई भी राजनीतिज्ञ किसी भी डिपार्टमेंट को लेकर के उसके ऊपर वो बैठ जाता है और उसको वो चला सकता है कि नहीं, कॉम्पिटेंट है कि नहीं उसको चलाने के लिए ये एक बहुत बड़ी समस्या है। उसको उस बात की समझ है कि नहीं है, इसको कोई नहीं देखता है। उस पर बहुत सारे केस चल रहे होते हैं, उसको शिक्षा से कोई मतलब नहीं होता है, उसको स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं होता है और वो उस पर बैठा हुआ है इसलिए कि पॉलिटिकल जो सिस्टम है, उसमें वो फिट बैठ रहा है और उसको बना दिया जाता है। और जिसके चलते बहुत मैं स्पेसिफिक एग्ज़ाम्पल्स इसमें नहीं देना चाहता हूँ और उचित नहीं होगा कि बिहार में हमारे कई कॉलेजेस में और कई जगहों पर जो अपॉइंटमेंट हुए हैं, उसमें कॉम्पिटेंट टीचर्स नहीं हैं, वो क्लास में इफेक्टिव टीचिंग नहीं कर पाते हैं और एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। और जैसा वो पढ़ाएँगे वैसा ही विद्यार्थी को वो आएँगे और उससे क्या होता है कि एक पूरी पीढ़ी की पीढ़ी बर्बाद हो जाती है। अब इन सब चीज़ों के लिए जो प्रोफ़ेसर तिवारी जी ने कहा कि जयप्रकाश नारायण जी ने और गांधी जी ने इस पर जो समाज की तरफ से एक रेस्ट्रेन और ये लगाने के लिए कहा है, जो लोक समितियाँ बनेगी और वो लेकिन उन सब का कोई महत्व आज के जीवन में हम देखते हैं कि कोई महत्व नहीं है। और एक ज़माने में जो मेरे जनपद में काफ़ी पढ़ाई-लिखाई की बातें होती थी, वहाँ वहाँ बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो बाहर चले जाते हैं, जो लेकिन जो अभी हैं, वो पढ़ाई-लिखाई की बात नहीं करते हैं, एक दूसरे तरह का माहौल हो गया है जिसमें सभी लोग रमे हुए हैं। तो शिक्षा का स्तर जो है, वो सामाजिक जो चिंताएँ हैं या जो सामाजिक इच्छाएँ हैं, उस पर भी निर्भर करता है। बिहार के लड़के बाहर चले जाते हैं। वहाँ यहाँ पर कोचिंग करेंगे, बाहर जाकर कोचिंग करेंगे, सब बाहर चले जाते हैं और माहौल पढ़ाई-लिखाई का उतना नहीं है शिक्षण संस्थाओं में। टीचर्स जो हैं, शिक्षक अपने आप को अपने को इम्प्रूव नहीं करते हैं और ये सारी समस्याओं का समाधान
कहाँ से होगा, कैसे होगा, ये बात मैं नहीं समझ पाता हूँ। अंकित राज जी ने बहुत वैलिड क्वेश्चंस और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने इन सारी बातों को, मुद्दों को उठाया है, और प्रोफेसर रामनारायण तिवारी जी ने भी बहुत सारी बातें कही हैं। तो एक तो आइडियल बात है और एक रियल बात है। तो रियलिटी में क्या हो रहा है वो प्रोफेसर रामनारायण तिवारी जी कह रहे हैं, और अंकित राज जी आइडियल की बात कर रहे हैं। तो आइडियल की बात करना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम उस बिंदु तक पहुंच सकें, और जो रियलिटी है उसको हम उस तरफ मोड़ सकें और उसका विकास कर सकें। तो मुझे यही कहना था कि इन सारी समस्याओं की जड़ कहाँ है और इसका समाधान कहाँ है। क्या वो इतना आसान है इसका समाधान? अगर इसका समाधान करना है तो फिर पॉलिटिकल विल चाहिए, फिर पॉलिटिकल सेटअप में चेंजेस चाहिए। तो वो कैसे होगा? क्या इतना आसान है? यही मेरा प्रश्न है। नहीं, आसान तो नहीं है, मैं तो शुरू से ही कहा। और जिसकी क्रिएटिविटी शुरू से ही मर जाएगी, बड़े होने पर विकसित नहीं होती है। और ये भी हम बार बार कहते हैं कि अयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति जो होती है, अयोग्य शिक्षक तो हो ही जाते हैं, क्योंकि बार बार वो बेचारा कंपटीशन देगा, रोज उसकी क्वालिफिकेशन बदलेगा, तो उसके दिमाग कॉम्प्लेक्सिटी से भर जाते हैं। मैं देखा कि वहाँ क्रिएटिविटी मरने लगती है। ऐसी विषम स्थिति में मैं देखता हूँ कि कोई सफल शिक्षक आएगा ही नहीं। अगर सफल शिक्षक नहीं आएगा तो अपने अगर क्रिएटिविटी से युक्त विद्यार्थी भी वहां रहेंगे तो उसको भी वो चौपट कर डालेगा, और हो भी जाएंगे। क्योंकि टीचर को सक्सेसफुल होना जरूरी है। अगर अर्जुन बने तो द्रोण भी तो उसमें थे। चाहे जो शिक्षक बना, बार बार यही लोग कहते हैं कि मालूम फलाने का शिष्य हूं, क्योंकि गुरु का प्रभाव शिक्षक का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। वर्तमान सरकार को इसलिए मैं कहता हूं कि ये शिक्षक को नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया, और शिक्षक को नेग्लेक्ट करके छात्रों के विकास के लिए पॉलिसी बनाना शुरू कर दिया। ये अंकित राज का एक प्रश्न भी है। तो ऐसे होता है कि जब अयोग्य व्यक्ति के हाथ में आप देंगे, अब आप किसी, हम लोग कहते हैं एक भोजपुरी में कहावत कि बानर के हाथ है नरिया। अगर बंदर को आटा दे दिया जाए तो वो हमको लिट्टी लगाकर या भौरी लगाकर नहीं खिला सकता। तो उसी तरह योग्य व्यक्ति जो है अब कहीं अन्यत्र भाग जा रहे हैं। अच्छे आदमी शिक्षा विभाग में आना नहीं चाहते, क्योंकि न उनकी आर्थिक यहाँ सिक्योरिटी है, न उनकी सामाजिक सिक्योरिटी रह गई, सबसे नेग्लेक्टेड हो गया। और जो व्यक्ति को बार बार आप नेग्लेक्ट करेंगे तो नेगेटिव ब्रेन हो जाएगा, और नेगेटिव ब्रेन से कभी आप पॉजिटिव ब्रेन बनाने की कल्पना नहीं कर सकते। तो यहाँ देखिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी में गड़बड़ी है। अगर आप पॉलिसी देंगे, शिक्षकों की सुरक्षा करेंगे, तो मैं तो देखा कि बीएचयू में जब हम लोग पढ़ते थे तो ललन जी गोपाल आईएएस की नौकरी छोड़ करके आए, क्योंकि वो शिक्षा में उनको आनंद आ रहा था। लेकिन आज तो मैं देखता हूं कि हम लोग के साथ ही लड़के आते हैं, 2 बरस के बाद आईएएस क्वालिफाइड कर जाते हैं, पीसीएस क्वालिफाइड कर जाते हैं, जहां लाल बत्ती लगा निकल जाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि वहां सिक्योरिटी है, वहां पावर है, वहां सुरक्षित है, वहां इज्जत है। यहाँ कुछ रह ही नहीं गया है। अब इट डिपेंड्स करता है, अगर बढ़िया शिक्षक होगा तो विद्यार्थी सम्मान देगा। अगर विद्यार्थी भी देखेगा कि शिक्षक से नहीं कुछ मिल रहा है तो नेग्लेक्ट कर देगा। और वर्तमान शिक्षा जब अनुभव प्रधान न हो करके अध्ययन प्रधान होगी, तो मैं देखता हूं कि विद्यार्थी कुछ फील्ड में शिक्षक से आगे निकल जाते हैं। ऐसी विषम स्थिति में उनकी सम्मान भी नहीं करेगा। तो इन सब परिस्थितियों को लेकर के शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए एक पॉलिटिकल विल पावर तो जरूरी है। क्योंकि देखिए, हम लोग लाख भाषण कर ले कि मामला तो सुलझेगा वहीं से, लेकिन अब वहां एक आदमी कैसे जा रहे हैं। तो हमारी पॉलिटिशियन खुद चाहते हैं कि समस्या बनी रहे, नहीं तो समस्या को सुलझाएंगे किसका। मैं कहा ना कि हर एक सुधारक चाहता है कि समस्या बनी रहे, ताकि आपका वो अस्तित्व बचा रहे। और इसी साइकोलॉजी से आजकल पूरे शासन व्यवस्था हमारे यहाँ चल रही है, और इसी दुष्चक्र में हमारी एजुकेशन सिस्टम फंस गई। मैं देख पा रहा हूँ कि आदरणीय संतराज सिंह सर का भी क्वेश्चन है, क्योंकि हैंड रेज है, तो मुझे लग रहा है कुछ पूछना चाहते हैं। सर, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ बिल्कुल सर।
देखिए, मैं कुछ टिप्पणी करना चाहता हूं। बहुत प्रश्न हो गया और तिवारी जी ने जिस तरह का चित्र उपस्थित किया है वह बहुत ही एक दारुण स्थिति वाला चित्र उपस्थित किया है। लेकिन मैं समझता हूं और कि शिक्षा अपने आप में इट इज द नोबलेस्ट प्रोफेशन, यू नो। और शिक्षा गांव के लोगों में, गांव के बच्चों में शिक्षा की बड़ी एक तीव्र ललक है और उसको देने के लिए, उसको पाने के लिए वो लालायित हैं कि उनके पास आके कोई दे। इस पर मैं प्रयोग कई वर्षों से कर रहा हूं और मैं वैसे पेशे से मैं शिक्षक नहीं हूं, मैं पेशे से वैज्ञानिक और इंजीनियर हूं। लेकिन रिटायरमेंट के बाद मैंने एक प्रयोग किया हुआ है और मैं 2002 से वो बच्चों के साथ वो प्रयोग चल रहा है। और वो छोटे बच्चों के साथ मेरा प्रयोग है, वो बड़े बच्चे हो गए हैं, छोटे बड़े बच्चे सब उसमें हैं। और मैं उनके साथ एक ओपन एटमॉस्फेयर में एक इंटरैक्टिव सेशन होल्ड करता हूं ना। वो अगर शिक्षक वाकई रियली वो कॉम्पिटेंट है तो आई थिंक जो कुछ फॉर्मल में नहीं हो रहा है उसको इनफॉर्मल में आकर के और बच्चों की और समाज को इस जरूरत को पूरा करने का एक क्रिएटिव अप्रोच लेना चाहिए। एंड वो शायद शहरों के अलावा गांवों में एक भी आप जाना शुरू करिए और वहां पर एक अपना गढ़ स्थापित करिए और इंटरेक्शन शुरू करिए और आप देखेंगे कि आपके पास विद्यार्थियों की कमी नहीं होगी। और अगर उसको आप चाहें कि आपको कुछ रिवॉर्ड भी मिले तो इट इज पॉसिबल दैट टू क्रिएट ए रेवेन्यू मॉडल आउट ऑफ इट, यू नो। इट्स नॉट डिफिकल्ट। मेरा ये अनुभव है, मेरा आत्मविश्वास है। नो, first of all, the teacher has to be really teacher, you know, who must love the student, who must relate to the everything, you know, is concerned हो समाज के लिए, बच्चे के लिए। तो आपको एंड उसमें आपको you can deviate from the formal education and you can groom your children through a national open schooling and things like that. लेकिन that teacher must have the confidence, the ability, and the real love for education, you know, and the love for the child, you know. And this kind of experiment I'm doing, you know, I have been inspired by the great philosopher and sage J. Krishnamurti, and that experimentation I'm going for last about 17-18 years, you know, and I have got a very positive experience about it. Professor Tiwari knows about it to some extent, you know, but then I am giving only part of my time, not full time. That's my limitation. Thank you. ओके सर। उसको मैं थोड़ा सा कंक्लूड कर दे रहा हूं कि आज की जो सबसे विषम स्थिति है वो राज सत्ता और ऋषि सत्ता में अंतर हो गया है। और ऋषि सत्ता जब भी परेशान हो और राज सत्ता और ऋषि सत्ता में जब गड़बड़ी होती है, अंतर होता है, तो राक्षसी सत्ता डेवलप हो जाती है। भारत में करीब करीब वही होता है। विश्वामित्र ताड़िका के घास नहीं काट रहे थे, न खेत काट रहे थे, फिर भी वो डिस्टर्ब कर दे रही है। हमारे राजनेताओं ने घर में ले जाकर पॉलिटिक्स करके हमारे गांव को तोड़ दिया है। आजकल वो गांव वो नहीं है जो हम लोग बचपन में देखे थे। उस समय तो फ्रांसिस बेकन लिखता ही नहीं 16th सेंचुरी में कि क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडी, सिंपल मैन एडमायर देम एंड वाइज मैन यूज देम। ये फ्रांसिस बेकन की लाइन है 16th सेंचुरी में। जब आदमी क्राफ्टी होता है तो एजुकेशन को ही खत्म करता है, कंडम करता है। सिंपल मतलब उस समय गांव के लोग जरूर सिंपल थे तो स्टडी को इंस्पायर करते थे। भोजपुरी में कहा करता रहे पढ़ा लिखा लड़का है, वकील है, वो सबसे बड़ा एजुकेशन था उनके लिए। लेकिन आज स्थिति आप ऐसी नहीं है। आज मैं देखता हूं कि छोटे छोटे बच्चे प्रधानों के हाथ में, मुखियों के हाथ में टीचरों की नियुक्ति दे दिया और अब तो मालिक को मुखिया हो गया, तो जान गया कि तो हमारे अंडर में है। तो जब अंडर में है तो उनके ऊपर कंट्रोल करने लगा। उनका वोट प्रचार नहीं करेंगे तो उनको कल निकाल करके बाहर करेगा। तो स्थितियां भी हम लोग देखें कि स्थितियां कहाँ बदलती चलती है। स्थितियां तेजी से बदल रही है। नो डाउट मैं जानता हूं कि बहुत बड़ी पर्सनालिटी होती है, वो समय के धारा को मोड़ती है, लेकिन सब तो नहीं मोड़ पाएंगे।
और एजुकेशन के सिस्टम में जब आएंगे तो ये देखते हैं कि कितनी तरह की डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है। अधिकतर एक यहीं का उत्तर प्रदेश का टीचर सिर्फ इतना ही कहा था कि सरकारी आईएएस के और मंत्रियों के लड़के प्राइवेट सरकारी स्कूल में पढ़ाए जाए, प्राइवेट में न। उसको सस्पेंशन हुआ था, उसकी नौकरी टर्मिनेट हुई थी, कोर्ट से मचा था। इसी उत्तर प्रदेश के एक कहानी है, उसमें अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। तो ये देश कहाँ जा रहा है? हम लोग जो सामाजिक स्थितियां उसको भी समझने की प्रयास करें कि जो समाज की हम कल्पना करते हैं क्या वो समाज आज है क्या? क्योंकि छोटे छोटे बच्चे में ईगो इतना आया है कि आपसे आंख गुड़े रहा है बैठ कर। तो ये सारे चीज को देखना पड़ेगा, तब जाकर के एजुकेशन कुछ काम हो सकता है। सर, मेरी भी एक चिंता है कि मैं देख पा रहा हूं कि वैदिक काल से लेकर के आज तक कुलगुरु की एक स्थिति बनती थी जो शिक्षा को नियंत्रण में रखता था। मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि कुलगुरु के रूप में जो आज के विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं या जो 5 वर्ष के लिए सरकार गवर्नमेंट के रूप में राज्यपाल के रूप में बन करके कुलाधिपति के रूप में आते हैं, कुलाधिपति को खैर छोड़ दिया जाए, वो तो 5 साल के लिए आते हैं, लेकिन जो विशेष रूप से वाइस चांसलर हैं, इतनी ज्यादा उनकी क्वालिफिकेशन होती। मैंने उनके रिज्यूम को देखा है, 50-50 पेज की रिज्यूम, तमाम सामाजिक कार्य, तमाम शोध पत्र, तमाम पुस्तकें, और हर जगह शिक्षा व्यवस्था में वो एकदम पूर्ण रूप से डूबे रहते हैं, ओतप्रोत रहते हैं। हम एक शिक्षा व्यवस्था को मजबूत होने की बात कर रहे हैं और ये ऐसे प्रशिक्षित, ऐसे प्रबुद्ध जन हैं जो कि पूरा कंट्रोलिंग अपने हाथ में रखते हैं। देश में कोई एक विश्वविद्यालय नहीं है, बल्कि हजारों की संख्या के लगभग विश्वविद्यालय हैं। अगर देख लिया जाए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर ओपन यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और सब शिक्षित जाते हैं। इनके अंदर ये चिंतन वृत्ति क्यों नहीं होती? क्या ये कंट्रोल अगर करना चाहे तो क्या नहीं कर सकते? क्या ये सुधारने में अपना सहयोग नहीं दे सकते क्या? या फिर ये हमेशा सिर्फ राज्य या केंद्र सरकार के अंतर्गत ही बंधे रहते हैं, या ये सिर्फ अपने मुंह से कुछ बोलना नहीं चाहते, सिर्फ मुहर बंद, सिर्फ साइन से नीचे करना चाहते हैं? तो आपका क्या विचार है इस पर में? इसका विचार है कि फिर आप अभी पुराने ढर्रे पर मत जाइए। पहले जो गुरुकुल के चाहे जो पुराने शिक्षक थे उनको एडमिशन करने का अधिकार है। अगर आपको दे दिया जाए तो जो पॉलिसी गवर्नमेंट करती है उसमें उसी के अनुसार आपको एडमिशन करना है। अगर नए ढंग से आपने एडमिशन किया तो आपको उसी दिन निकाल कर बाहर कर दिया जाएगा और लड़का का फॉर्म सबमिट नहीं होगा। क्या आप प्रिंसिपल है, आप फेस नहीं कर रहे हैं इसको? जो मानक हम लोग लेते हैं, चूंकि आप जो हम लोग तो मान लीजिए कि एडेड कॉलेज में है, जो से प्योर सेल्फ फाइनेंस में वहां तो उतना नहीं, लेकिन एडेड में हम लोग देखते हैं कि जो नियम ऊपर से आता है, इतना जनरल, इतना ओबीसी, इतना को लेना ही है। तो यहाँ तक कि हमारे हाथ में तो एडमिशन का भी पावर नहीं। तो वो कल्पना हम लेकर के क्या करेंगे पास्ट में? क्या आपके सारे पावर रद्द कर दिए गए हैं? रिसर्च भी हम लोग के आते हैं तो उसमें 2 जनरल, एक ओबीसी, एक शेड्यूल लेना है। अगर आप लड़का लाख तेज हो, आपकी सीट खाली हो और चाहता है उसकी स्कॉलरशिप रुक जाती है, लेकिन हम नहीं ले पाते हैं अगर सीट में हमारे वो नहीं आता है तो, आरक्षण में नहीं आता है तो। क्यों? तो आप कहाँ फ्री हैं कि आप सुधारने चले हैं वहां? और कुलपति तो आप एक हमको बता दीजिए कि एक आदमी प्रोफेसर कुलपति कितने आदमी हैं जो गांव में काम करते हैं? ये तो खाली बायोडाटा बना है पंडित जी। हमने आज तक नहीं देखा कि कोई कुलपति गांव में घूमता हो। हमने यहाँ नहीं देखा कि कोई पत्रकार भी जो गांव पत्रकारिता पढ़ाई जाती हो गांव में घूमता। मैंने नहीं देखा, आप लोग देखे हो? मैंने कभी नहीं देखा, जबकि मैं अधिकतर गांव में जाता हूँ, गांव में रहता हूँ। तो आप धीरे धीरे सिमट चुके हैं, माने डिब्बा आपके पास है, हिंग उसमें से खत्म है। इसलिए आप वो जो कल्पना करते हैं कि हम लोग पुराने तरह सुधार देंगे, मुश्किल है सुधारना। पहले गुरु कह देता था कि मैं इनका एडमिशन नहीं करूंगा तो कोई हस्ती करवा नहीं पाती थी। आज अगर गुंडा के भी पैरवी आ जाता है नेता से, शासन से, प्रिंसिपल को करना पड़ता है। तो आप फ्री अब कहाँ है? उसको तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो कोर्ट से आ जाएगा, कोर्ट उसको एडमिशन कराएगा। तो आप जिस सिस्टम में आप रहे हैं तो सिस्टम के अनुरूप सोचिए। जी, बिल्कुल। मुझे लग रहा है कि अंकित राज जी पुनः कुछ पूछना चाहते हैं। अंकित राज जी, आप पूछ सकते हैं। जी, थैंक यू। काफी अच्छा लगा ये सुन करके। अभी
थोड़ी देर पहले कहा जा रहा था, हाँ, एडमिशंस को लेकर के भी चर्चा जो प्रोफेसर तिवारी जी ने कही है, उसको हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि डेवलपमेंटल प्लान्स जब भी बनते हैं तो नेशनल कॉन्शियसनेस पर जो भी डेवलपमेंटल प्लान्स बन चुके हैं, किसी भी लोकल प्लान को उसको उसके साथ होना होगा। उससे अगर वो समन्वित नहीं हुआ तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और बहुत गहराई से अगर देखा जाए तो सोवरेन का कॉन्सेप्ट जो है, सोवरेन के कॉन्सेप्ट में ये निहित है। इसे हम चेंज नहीं कर सकते। एडमिशंस के जो भी प्रोसीजर्स हैं, जो भी संसद से तय हुए हैं, उसको तो मानना ही पड़ेगा। और अंत में वो बात निश्चित रूप से आ गई जो मैंने पहले भी कही थी कि हमारा जो पॉलिटी का सेटअप है उसमें ही हमें संभावनाएं तलाशनी है। ये तो स्पष्ट हो ही चुका है। अच्छा, एक प्रश्न मुझे मेरे मन में कौंध रहा था, मैं चाह रहा था कि इसे जरूर जरा पूछूं। थोड़ी देर पहले श्री संतराज सिंह जी बता रहे थे कि उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और काफी अच्छा लगा ये सुनकर के भी, दैट ही हैड स्पोकन ऑफ डॉक्टर जे कृष्णमूर्ति। Among those who had been admiring J. Krishnamurti, I count myself as one. And two things I would like to highlight under this matter. The first one, we've recently come across a news which has sparked around the world that Elon Musk, I hope everybody is aware of this person, one of the entrepreneurs, aspiring entrepreneurs of the world. He had just appointed so many persons without asking whether they are having any formal education, degree, diploma or not. It was a unique spark around the world when Elon Musk invited for the applications without asking for any kind of qualification that they do have, any formal qualification. It was really a shock for me. In fact, not a shock, it was surprising for me, or more thought-provoking rather. Can we imagine that in educational setups also, can any university be there which can ask scientists and those who are enthusiastic about teaching to come and teach in their schools and colleges and universities, for the same matter at any educational institutions also, without showing or without holding any formal qualifications like graduation and training in school education or any kind of education, or PhD for that matter. Can we imagine a time when universities and schools will invite applications for the post of teachers from those people who do not have any formal education? And we've already quite known and well known that there have been masters and masters, the mystics and masters, especially India has been the center for the breeding ground of such mystic and masters. To name a few, Kabir and so many. So can we imagine a time when our educational institutions will also invite people without having any formal education, who are only enthusiastic about teaching? They have a very free and unique thinking mind. They can cultivate good qualities in children, but they do not have these degrees. Can we ever aspire to be one of those institutions which can invite such people? This is the only genuine question that was rising in my mind. Thank you. I would like everyone to address this. बहुत बढ़िया सर। तिवारी सर, शायद मुझे लग रहा है, तो ये निश्चित रूप से हमारी शिक्षा व्यवस्था के को लेकर के जो वित्तविहीन शिक्षकों की दशा और दिशा की बात की जा रही है, उस पर निश्चित ही ये जो हमारा वक्तव्य है, जो हमारा ये कार्यक्रम है, निश्चित रूप से उपयोगी है। और तिवारी सर मुझे लग रहा है कि व्यस्त हैं। मुझे लगता है कि हमें भारत के नागरिक होने के कारण अपनी शिक्षा व्यवस्था को निश्चित रूप से सुधारने का प्रयास करना चाहिए और साथ ही उसमें कटिबद्ध रूप से लगना चाहिए। और अभी मेरा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ था। मैं कहना ये चाह रहा था कि कोई भी शिक्षा के पेशे से जुड़ा हुआ हो, चाहे वह सरकारी हो अथवा वह प्राइवेट हो, लेकिन निश्चित रूप से उसके भी रिटायरमेंट होते हैं और वह कुछ समय तक काफ़ी समय तक जीवन जीता है। फिर भी एक सामाजिक प्राणी होने के नाते उसे अपने देश की शिक्षा व्यवस्था के प्रति सजग रहना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, अगर वह गवर्नमेंट
एम्प्लॉय है या उस परिप्रेक्ष्य में आता है तो निश्चित रूप से वह उन अधिकारों का पालन करता है, जो उसको जो आदेश दिए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं, उसका पालन करता है। लेकिन उसको ये तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि वह अपने भारत का नागरिक है और अपने समाज और देश के बारे में सोचने की स्वतंत्रता उससे भी है। तो इस स्थिति में मैं तिवारी सर से ये जानना चाहूंगा कि भारत के नागरिक होने के कारण हमें शिक्षा व्यवस्था के प्रति क्या करना चाहिए। तिवारी सर मुझे लगा नहीं है। अंकित राज नहीं, संत राज सर कुछ कहना चाह रहे थे, मुझे लग रहा है। आवाज साफ नहीं आ रही है दुबे जी। आवाज साफ? जी 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 सर, आवाज साफ नहीं आ रही, नहीं तब दूसरे दिन बात कर लिया जाएगा, उसमें क्या लगा। अच्छा हेलो, संत राज सर कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, आवाज आ रही है? नहीं नहीं, आवाज आपकी लड़खड़ा रही है। अच्छा, मेरी तो लड़खड़ा रही होगी, लेकिन और लोगों की तो आ रही होगी सर ना। तो बात कर लीजिए, हम सुन रहे हैं, अगर साफ आ गई तो हम भी सुनेंगे। संतराज सर। हाँ हेलो। आप जी जी सर, हेलो। आपकी आवाज आ रही? नहीं ये वो हाँ इसी आई थिंक अंकित जी ने जो जो प्रश्न उठाया कि संस्थाएं क्या ऐसे व्यक्तियों को बुला सकती हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत हैं उनके पास फॉर्मल फॉर्मल क्वालिफिकेशन ना हो, लेकिन उसमें इतना गहराई तक प्रवेश किए हो सकते हैं कि वो एक शिक्षा को एक नया आयाम दे सकते हैं। वेल हमारी इंस्टीट्यूशन इसके लिए तैयार है कि नहीं, वो आई थिंक उनको शायद तैयार होने में काफी समय लगेगा, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेटिक वो चंगुल में फंसे हुए होंगे। लेकिन अगर आप में शिक्षा का जो अग्नि अगर जल रही है, प्रज्वलित है, तो आप स्वयं के रूप में एक प्रयोग आप कर सकते हैं। whatever field you are in, you know, I think now especially on the primary and upper primary and up to say secondary level, you know, there is a lot of scope to work on, and many people are coming and doing experiments on this, you know, and that is the ground जहां पर real grooming होता है the person, you know. तो अगर ऐसे लोग हैं तो उनसे तो ये अपेक्षा है कि वो स्वयं अब आगे बढ़कर के एक एवेन्यू ढूंढे और अपने लिए कोई क्रिएटिव एक रूप तैयार करें खाका, और वो बच्चों के साथ जुड़े, क्योंकि उनके अनुभव से by their very presence they can inspire, you know, ignite the minds, and they are very talented small students, you know, they may appear to be very ignorant, लेकिन अगर आप उनके साथ बैठेंगे and if you can begin with conversing with through questions, you know, so then you can really do a very novel kind of education. That is what I have been attempting, you know, for last about 15-20 years, you know. So well, I am not a formal person, you know, किसी भी फॉर्मल एजुकेशन से मेरा कोई फॉर्मल शिक्षण संस्थान से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आई स्पीक टू स्कूल्स, आई स्पीक टू कॉलेजेस, आई हैव आल्सो स्पोकन टू यूनिवर्सिटीज, and I continue to do. They invite me for talking about education in the light of Krishnamurti's teaching, you know, and I have conducted a workshop in Amity University, you know, some time back, and they invite me for talking about the J. Krishnamurti's vision of education, you know. एंड उसी विजन से इंस्पायर होकर के मैं अपने गांव में कुछ प्रयोग कर रहा हूं, और एक मैंने पुस्तकालय खोला है, उसमें दैट इज यूनिकनेस ऑफ दैट इज मैनेज्ड बाय चिल्ड्रन, वेरी स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास 3 to class 9. So there is tremendous potentiality. Only thing that one has to take the first step and to begin it. Thank you. अंकित राज जी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। अंकित राज जी। Sir, thank you. This is especially question to Shri Sant sir. So this is very nice to see that though we are not ready, but we are expecting people to initiate in this matter. But I would like to highlight just one issue in this regard. I will take just a particular example to clarify the situation. I know a person, let us name X. X completed his intermediate in science, but his marks was slightly less. It was less than 50%. When he graduated, that was the time when he entered graduation, that was the time he really understood education and its value. He read it to the deepest of his understanding, to the best of his abilities. He completed his graduation with a very good marks. He really passed with flying colors. Later, after completing his honors,
he wanted to join primary education. This is a very recent matter, huh? So he wanted to join primary education. And when he wanted to join primary education to bring about some fruitful changes, some desired changes, which has been which our society is waiting since time immemorial. But what happened? He got since that was the time when there was a change in the qualifications, and the qualifications that came, that a person with intermediate with 50% marks in intermediate alone will be allowed to do a teacher training course for primary teachers. He stopped, he couldn't go for the same. After 3 years, it was further amended that if a person is not having 50% marks in graduation, in intermediate, but is having done a further education like UG course or honors course with 50% or more marks, would be allowed to do. Under this circumstance of this laws, under this अंकित राज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अंकित राज जी, आप आवाज नहीं आ रही है। दुबे बंद करके अगले कीजिएगा तो आवाज हेलो, आवाज फंसने लगेगा। हेलो, हाँ हेलो, अंकित राज जी शायद लेफ्ट हो गए और मुझे लग रहा है नेटवर्किंग समस्या पुनः आ गई। सुनिए, अब अंकित राज जी, कर दिया जाएगा। Am I audible? ठीक है, आ रही है आवाज। Am I audible? जी जी जी, बिल्कुल जी, thank you. So the question is about the person who wanted to do some good changes in education, completed his DLED, but after completing his DLED on the along the lines that was written in the laws, now CTET, or the Central Teachers Eligibility Test, clearly mentions that a teacher, that a person must be having 50% marks in intermediate, without which, even if he has done graduations with 50% or more marks, will not be considered as a teacher. So he failed to even fill up the forms of CTET. So under such circumstances, can we really expect and can we really hope for the people who really want to contribute for education to come up with the best that they have? And is it with which we are going to run our institutions? This is my question. Please address it. हेलो, Yes, हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी? May I say something? Yes sir, Sure. yes sir. I see. Well, the basic import of my suggestion was that you don't have to depend upon institutions. You don't have to depend upon the formal system. If you are burning with that fire of education, you sit under a tree and you are a teacher. You see, a teacher is the institution. He doesn't go to institutions. The institution may not understand his ability. The fact is that the teacher, if you are a teacher, you are an institution, and the education begins from you. You don't have, I think, such a person, I think perhaps he lacked that confidence, he might have studied what education is, but that study must give him the confidence that he sits under a tree and he is the teacher. He is not bothered about institutions. I do not know whether I'm making any communication with you, convey something, because that is how the teacher are. See, the teacher is complete in himself. I think in the earlier times, whatever that Dwivedi ji was referring to and all that, they were not dependent upon another institution. They were an institution themselves. So that kind of approach a teacher has to adopt. And if he has that ability and the confidence and the burning, the fire in his belly, he does it. बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे लग रहा है कि हमारे इस कार्यक्रम we were in the conversation. आपकी आवाज दुबे जी सुनाई दे रही है, उन लोग की आवाज नहीं सुनाई दे रही है।
हाँ, तो मुझे लग रहा है सर कि टाइमिंग ज्यादा हो रही है और अभी ये स्टेप अभी मशीन जो कार्यक्रम, है जी ये कार्यक्रम अभी पूर्ण नहीं हुआ है, आगे भी हम कार्यक्रम को जारी अगले रखेंगे, टर्म लेकिन बढ़ा दीजिए। जी 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 स्टेप बाय स्टेप। और आप सब इस कार्यक्रम में इतने उपयुक्त तरीके से अपना क्वेश्चन और अपनी बातें, अपनी वैचारिकता को रख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि एक आकर्षण प्रस्तुत हो रहा है। निश्चित रूप से यह देश के भविष्य का का सवाल है, जिसको कि लेकर के हम बैठे हुए हैं। शिक्षा व्यवस्था सिर्फ किसी एक की नहीं है, सार्वभौमिक है, पूरे देश और राष्ट्र के लिए है, और मैं तो कहता हूँ पूरे विश्व के लिए है। तो आप सभी इस कार्यक्रम में पधारे। मैं डॉक्टर रामनाथ तिवारी सर से यह आग्रह करना चाहूंगा कि अनुमति लेना चाहूंगा, क्या आप चाहते हैं सर कि कार्यक्रम को यहाँ पर स्थगित किया जाए, क्योंकि टाइमिंग भी ज्यादा हो गई है, और जैसा कि आप कहते भी हैं कि बैटरी जो होती है मोबाइल की थोड़ी दिक्कत भी आ जाती है। तो डॉक्टर रामनाथ तिवारी सर, यहाँ कार्यक्रम को एक घंटा रखिए तो उस पर डिस्कशन हो, क्योंकि मोबाइल बैठने लगती है। जी जी जी, तो ठीक है। आज का कार्यक्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे कार्यक्रम में डॉक्टर रामनाथ तिवारी सर मुख्य अतिथि के रूप में थे। सर आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद फिर कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए प्रोफेसर अनिल प्रसाद सर, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस कार्यक्रम में आए। हमारे बीच में आदरणीय संत राज सिंह सर आए, बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चला। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित राज जी हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुई है। आपने खूब अच्छी तरीके से डिस्कशन किया, जो भी हमारे अंतःमन स्थिति बनती है उसको हमने डिस्कशन के माध्यम से एक वैचारिकता को पूर्ण करने का प्रयास किया है। अंकित राज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुमारी रंजना सिंह जी हैं, शिक्षार्थी हैं मुझे लग रहा है, आप भी इस कार्यक्रम में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्ण रूप से मैं यह चाहता हूँ, निश्चित रूप से शिक्षा के प्रति हमारा जो दायित्व है हम उसको निर्वहन कर रहे हैं, और निश्चित रूप से शिक्षा के प्रति जो नकारात्मक स्थितियां होती हैं, सकारात्मक स्थितियां होती है, अगर उसको हम प्रस्तुतिकरण के माध्यम से प्रत्यक्ष में रखें, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चीजें उभर करके सामने आएंगी जो कि हमारे व्यवस्था में दिक्कत पैदा कर रही है। इन समस्याओं से निपटने के लिए हमें ऐसे वैचारिकता की आवश्यकता है, और ये कार्यक्रम इसी तरीके से हमेशा चलता रहेगा। और इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को पुनः धन्यवाद मैं देना चाहता हूं कि आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, और आप सभी को मेरा प्रणाम। और नेक्स्ट कार्यक्रम के लिए आज डॉक्टर रामनाथ तिवारी सर निश्चित करेंगे कि इस तरीके से कार्यक्रम को कैसे किसी स्थिति में बढ़ाया जाए। हम वैसे ही इस कड़ी को बिल्कुल चलाते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कार्यक्रम को यहीं पे स्थित करता हूँ। धन्यवाद सर। ठीक, चला हो गई।